बीए पार्ट थर्ड के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज बीए पार्ट थर्ड में पेपर सेकंड का जो टॉपिक है इटली का एकीकरण, वो मैं आपको वीडियो शेयर कर रहा हूँ। इटली एकीकरण को इटावली भाषा में रिसोर्जिमेंटो कहते हैं। 19वीं सदी में इटली में एक राजनीतिक और सामाजिक अभियान शुरू हुआ, जिसने इटली प्रायद्वीप के विभिन्न राज्यों को संगठित करके एक इटावली राष्ट्र बना दिया। इसे इटली एकीकरण कहा गया है। इटली का एकीकरण सन 1815 में इटली पर नेपोलियन बोनापार्ट के राज्य के अंत पर होने वाले वियना सम्मेलन के साथ प्रारंभ हुआ और 1870 में राजा विक्टर एमुनुएल की सेनाओं द्वारा रोम पर कब्जा होने तक चलता रहा है। नेपोलियन के युद्धों के कारण इटली वासियों ने एकता की भावना का अनुभव किया और उन्होंने अपने देश को एक राष्ट्र के रूप में संगठित करने का निश्चय किया। इसलिए यहाँ राष्ट्रीयता और उदारवादी शक्तियों ने अनेकों बार सिर उठाया, पर इन्हें कुचल दिया गया। रोम के प्राचीन गौरव का इतिहास लोगों को ज्ञात था। विद्या, कला और विज्ञान के क्षेत्र में प्राचीन काल में संसार का नेतृत्व करता था। अतः वे एक बार फिर से इटली को राष्ट्र शिरोमणि बनाने का सपना देखने लगे। यही कारण है कि अनेक कठिनाइयों और विफलताओं के बावजूद यहाँ राष्ट्रीय एकीकरण का संघर्ष जारी रहा। अंतिम सफलता प्रतिक्रियावाद के विरुद्ध उदारवाद और राष्ट्रीयता को मिली और इटली के एकीकरण का मार्ग पूरा हो सका। इस इटली के एकीकरण का एक लंबा इतिहास है। विद्यार्थियों, इटली के एकीकरण में निम्न बाधाएं थी। पहली जो समस्या थी वो है इटली पर विदेशियों का प्रभाव स्थापित होना। दूसरी थी इटली में एकीकरण के लिए राष्ट्रीय द्वारा रुकावट पैदा करना। तीसरी समस्या थी एकीकरण के लिए शासकों में त्याग की भावना का अभाव था, उचित नेतृत्व का अभाव था और रोम ने इटली को दो भागों में विभाजित कर दिया था। राष्ट्रीय भावना का अभाव होना। इटली 8 रियासतों में विभाजित थी, जिन पर निम्न प्रकार से विदेशियों का अधिकार था। ये 8 रियासतें विद्यार्थियों निम्न हैं। परमा, इस पर नेपोलियन बोनापार्ट का अथवा फ्रांस का अधिकार था। नेपल्स और सिसिली, इस रियासत पर बूर्बो वंश का अधिकार था। टस्कनी, इस पर फर्नांडिस तृतीय का अधिकार था। मेडना, इस पर फ्रांसीसी चतुर्थ का अधिकार था। रोम, इस पर पोप पायस सप्तम का अधिकार था। लोम्बार्डी, इस पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था। वेनिसिया, इस पर भी ऑस्ट्रिया का अधिकार था। सार्डिनिया और पिंडमांट पर सेवाय वंश के राजा का अधिकार था। विद्यार्थियों, 1815 में इटली एक विभाजित राजतंत्र के अधीन तथा रूढ़िवादी चर्च के नेतृत्व में था। इसलिए ऑस्ट्रिया के सम्राट मेटरनिक ने कहा था, इटली तो एक भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र है। इटली के एकीकरण मुख्य रूप से 3 विचारधाराएं प्रचलित थी: गणतंत्रवादी विचारधारा, संवैधानिक राजतंत्रवादी विचारधारा और संघवादी विचारधारा। इटली के एकीकरण उसको मेजनी का क्या योगदान था, क्या इटली के एकीकरण में कौन सी 2 क्रांतियों ने इटली को जागृत किया? वे थी
1830 की फ्रांस की क्रांति और 1848 की फ्रांस की क्रांति। मैजनी का योगदान। विद्यार्थियों, मैजनी इटली के राष्ट्रीय आंदोलन का मसीहा था। इसका जन्म 1805 में जिनेवा में हुआ। मैजनी ने कहा था, हम एक ही भाषा बोलते हैं, हमारा धर्म एक है, शिष्टाचार एक है, आदतें एक हैं, किंतु हमारे पास राष्ट्रीय झंडा नहीं है और ना कोई राजनीतिक नाम। हम सब तीतर बीतर हो रहे हैं, इस कारण विदेशी लोग हमें गुलाम बना रहे हैं। इटली के एकीकरण में मैजनी को संत की उपाधि दी जाती है, क्योंकि मैजनी एक कल्पनाशील व्यक्ति थे, आदर्शवादी व्यक्ति थे। विद्यार्थियों, मैजनी इटली का एकीकरण एकमात्र इटली निवासियों के प्रयत्न से करना चाहता था। वह विदेशी सहायता का प्रबल विरोधी था। यंग इटली की स्थापना की। इस संस्था के मुख्य उद्देश्य निम्न थे। पहला उद्देश्य था विदेशी शक्तियों को इटली से बाहर निकालना। दूसरा था वैधानिक स्वतंत्रता स्थापित करना। और तीसरा उद्देश्य था विद्यार्थियों राष्ट्रवादी जागृति उत्पन्न करना। इटली के एकीकरण में जिस व्यक्ति का सर्वाधिक योगदान था उसका नाम काउंट कैमिलो डी कैबूर था। वह अपने युग का एक महत्वपूर्ण और कुटिल राजनीतिज्ञ था। उसका जन्म 1810 ईस्वी में ट्यूरिन के एक जमींदार परिवार में हुआ। उसने अपना जीवन एक सैनिक के रूप में आरंभ किया, पर बाद में उसने उसका परित्याग कर दिया। वह वैध राज सत्ता का समर्थक था और इंग्लैंड की संसदीय प्रणाली से प्रभावित था। उसका प्रभाव देश में धीरे धीरे बढ़ता गया। 1848 में वह देश की संसद का सदस्य बना। अपनी योग्यता के बल पर 1852 में पिंडमार्ट का प्रधानमंत्री बन गया। प्रधानमंत्री बनते ही उसने पिंडमार्ट की उन्नति की और विशेष ध्यान दिया। वह व्यावहारिक और दृढ़ निश्चय व्यक्ति था। उसने परिस्थितियों के अनुसार कार्य करके इटली के एकीकरण का कार्य को संभव बनाया था। ऑस्ट्रिया से युद्ध। फ्रांस की सहायता का आश्वासन पाकर कैबूर ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध के लिए तत्पर था। अतः कैबूर के इशारे पर लोम्बार्डी और वेनेशिया में ऑस्ट्रिया के खिलाफ विद्रोह हो गया। विद्रोह की स्थिति को देखते हुए ऑस्ट्रिया युद्ध की अनिवार्यता को समझ गया। फलस्वरूप 1859 ईस्वी में दोनों पक्षों के मध्य युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध जारी ही था कि अचानक फ्रांस ने अपने आप को युद्ध से अलग कर दिया। इसका कारण था कि प्रसा का युद्ध में ऑस्ट्रिया की सहायता करने के तैयार होना तथा उसका खर्चीला होना था। साथ ही नेपोलियन ने अनुभव किया कि इटली का संगठित होना फ्रांस के प्रति उचित न था। ऐसी स्थिति में इटली और ऑस्ट्रिया के बीच ज्यूरिख की संधि हुई। इस संधि की निम्न शर्तें थी। पहली शर्त थी लोम्बार्डिया का प्रदेश पिंडमार्ट के अधिकार में दे दिया गया। दूसरी शर्त थी वेनेशिया को ऑस्ट्रिया के अधिकार में ही रखा गया। तीसरी थी नीस और सेवाई के प्रदेश फ्रांस को दे दिए गए। इस संधि से इटली संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि वेनेशिया का ऑस्ट्रिया के अधीन रहना उसे खल रहा था। फिर भी लोम्बार्डी की प्राप्ति एकीकरण की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि थी। हालांकि मध्य और दक्षिण में एकीकरण का कार्य अभिषेक था। अगला टॉपिक है विद्यार्थियों इटली के एकीकरण में गैरीबाल्डी का योगदान। गैरीबाल्डी इटली में एक गणराज्य की स्थापना चाहता था। वह मैजनी द्वारा स्थापित यंग इटली का सदस्य था। नेपोलियन तृतीय ने गैरीबाल्डी को लोम्बड़ी जैसा मक्कार कहा है। गैरीबाल्डी द्वारा स्थापित लालपुर्ती दल नामक संस्था की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य था तलवार के माध्यम से इटली के एकीकरण को संभव होना, सिसिली और नेपल्स पर अधिकार करना। इन राज्यों को राष्ट्रीय धारा से जोड़ने का कार्य गैरीबाल्डी ने किया।
दक्षिण इटली में सिसिली और नेपल्स 2 राज्य थे जहां बूर्बो वंश का शासन था। यहाँ की जनता ने विद्यमान शासन के खिलाफ विद्रोह कर दिया और गैरिबाल्डी के सहयोग की प्रार्थना की। जब गैरिबाल्डी ने अपनी सेना की सहायता से जून 1860 ईस्वी में तक सारी सिसिली पर अपना अधिकार कर लिया, यह कार्य सरलता से संपन्न हो गया। सिसिली अब पिंडमांट राज्य के अंतर्गत या पिंडमांट राज्य में शामिल कर लिया गया। सेडोवा का युद्ध। राष्ट्रीय के मध्य युद्ध हुआ। प्रसा और इटली के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध के दौरान इटली ने बिस्मार्क की सहायता की तथा ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया। ऑस्ट्रिया की पराजय हुई। इटली और ऑस्ट्रिया से वेनेशिया प्राप्त हुआ। इसने जर्मनी और इटली दोनों के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। रोम पर अधिकार करना। बिस्मार्क ने फ्रांस के मध्य 1870 में हुए युद्ध के दौरान नेपोलियन तृतीय ने रोम से अपनी सेनाएं बुला ली। इस स्थिति में पिंडमांट ने रोम पर अधिकार कर लिया तथा इटली का एकीकरण संपन्न हुआ। रोम को संयुक्त इटली की राजधानी घोषित किया गया। इटली के एकीकरण के समय जिन व्यक्तियों के प्रमुख कथन थे, उनमें पहला कथन है मैज़नी का। मैज़नी ने कहा था, यदि समाज में क्रांति लानी है तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो। युवकों में समाज की असीम शक्ति छिपी है। इसी प्रकार से गैरिबाल्डी ने कहा था, तुमने मुझसे अपनी मातृभूमि पर ही विदेशी बना दिया है। कैबूर का कथन था, स्वतंत्र राज्य में स्वतंत्र चर्च की स्थापना करना।